हाय फ्रेंड्स। जब भी किसी देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है दोस्तों? आंसर है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, शक्ति, ऊर्जा। और उसके लिए हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बड़ा एक्सचेंज है पावर एक्सचेंज के तौर पे, नाम है जिसका आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। करता क्या है दोस्तों ये एक्सचेंज? ये वो कंपनी है जो पावर प्रोड्यूसर्स को, यानी पावर पैदा करने वालों को, बिजली पैदा करने वालों को कंज्यूमर्स से, यानी आपके हमारे या कंपनीज फैक्ट्रीज जैसी जगहों से डायरेक्ट कनेक्ट करती है थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। यानी लोग यहां से पावर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यह काम आईईएक्स पे होता है, वैसे ही जैसे कि एनएसई बीएसई पर आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आईईएक्स का बिजनेस मॉडल में कितना दम है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको इसमें किस प्रकार का रिटर्न मिल सकता है, बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, सारा एनालिसिस सब कुछ एक ही वीडियो में, एक ही जगह पे, एक ही चैनल पर, यहीं पर। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। स्टार्ट करते हैं आईईएक्स का सागरनोमिक्स। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और हम लोग एनालाइज करना शुरू करें आईईएक्स को। उससे पहले मेरी आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और रिसर्च बेस्ड नॉलेज कहीं आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आईईएक्स का बैकग्राउंड जानना। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आईईएक्स का बैकग्राउंड। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इस जरा बता दूं कि दोस्तों ये वो एक्सचेंज है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए काम में आता है। तो 2022 जो है उसमें डेली एवरेज 178 मिलियन यूनिट्स जो है वो ट्रेड हुई थी। कहां पर? आईईएक्स पर। और आप ये देखिए कि ये जो कंपनी है, हालांकि ये 2007 में शुरू हुई थी, और तब इसलिए शुरू हुई थी बेसिकली, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, आप ये मान करके चलिए अभी तक 2007 से पहले तक तो कंडीशन ये थी कि कंपनीज का, पावर जनरेट करने वाली कंपनीज का सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता था स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट को बिजली चाहिए तो वो डायरेक्टली टाटा पावर से या अडानी पावर से या किसी और कंपनी से डायरेक्ट टाई अप कर लेती थी, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था 5 साल 7 साल के लिए या लंबे समय के लिए, ताकि उनको पता होता था कि भाई हम ना आपको, गवर्नमेंट के साथ में उनका टाई अप होता था तो ये टर्म्स फिक्स हो जाती थी कि भाई 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से या 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम आपसे अगले 5 साल तक बिजली खरीदते रहेंगे। ऐसा गवर्नमेंट्स अंडरटेकिंग देती थी और उस पे दोनों पार्टीज के साइन होते थे। और इसके बाद में 5 साल तक या जो भी पीरियड होता था उस समय तक उसी प्राइस पर दोस्तों वो बिजली की खरीद फरोख्त चलती रहती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का सर्ज ज्यादा हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अभी इस साल 2024 में सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया कि भाई गर्मियों में सपोज करिए 100 यूनिट बिजली जलने वाली है, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ी, टेम्परेचर 48 से ऊपर पहुंचा और लोगों ने एसी कूलर्स ज्यादा इस्तेमाल किए, तो हो सकता है कि 100 यूनिट की जगह पर वो 150 यूनिट, 150 यूनिट्स यूज होनी शुरू हो गई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो क्या होगा, गवर्नमेंट से जो टाई अप कर रखा है पावर कंपनी से, वो तो उनको उसी रेट पर उतनी एनर्जी देगी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी देगी, लेकिन एक्स्ट्रा डिमांड के लिए गवर्नमेंट्स या मैं कहूंगा प्राइवेट कंपनीज भी डायरेक्ट आईईएक्स पर जाकर के और पावर को परचेज कर सकती है कि भाई हमें 100 यूनिट्स बिजली ज्यादा चाहिए एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए। तो ऐसी जो जिस तरीके की जो इमीडिएट स्पॉट नीड्स होती है उनके लिए आईईएक्स की जरूरत पड़ती है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है 90% से ज्यादा शेयर पावर एक्सचेंज का वो सिर्फ और सिर्फ आईईएक्स के पास है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर तेजी से ग्रो करता जा रहा है, इसलिए भी इस एक्सचेंज की कीमत बढ़ जाती है। चलिए अब अपन जाते हैं, बैकग्राउंड आप समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स बताता हूं कि कंपनी बेसिकली फर्स्ट पावर एक्सचेंज है इंडिया का, और 7,300 इसके रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं,
36 स्टेट्स और यूनाइटेड टेरिटरीज में कंपनी एंगेज्ड है, 57 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जुड़ी हुई है और 620 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और करीब करीब 4645 ओपन एक्सेस कंज्यूमर से कंपनी जुड़ी हुई है। कहने का मतलब कि करीब करीब 90% मार्केट इसने, इससे ज्यादा इसने कवर कर रखा है। और करती क्या है, कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है डे अहेड मार्केट, मतलब कि ये एडवांस में, जैसे कल बिजली चाहिए तो आज बिजली खरीदनी है, आज पावर खरीदनी है, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, इसके ऊपर आईईएक्स पर मौजूद होते हैं। आप पैसा देकर के दोनों पार्टी ऑक्शन के थ्रू जो बिड और आस्क प्राइस होती है उसके थ्रू फाइनल प्राइस फिक्स करके और पावर की खरीद फरोख्त कर सकती है। इसके अलावा इनके दूसरे और प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टर्म अहेड ऑफ मार्केट, वो थोड़ा सा लंबे टर्म के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे भी इसमें देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी मेक श्योर करती है कि जब कोई कंज्यूमर अगर पावर खरीद रहा है और सपोज करिए वो पावर हाइड्रो एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी, कोई सी भी सोलर एनर्जी वगैरह से बनी हुई है, तो उसके साथ सर्टिफिकेट भी मिल सकता है कि भाई ये जो पावर है ना वो कोयले से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी से बनी हुई है। तो उससे कंपनियां कल को अपने बिजनेस को जब एक्सपैंड करती है, जब मार्केट करती है, तो वो ये बता सकती है कि भाई हम जो पावर खरीदते हैं वो ग्रीन पावर खरीदते हैं। ये भी एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आजकल लोग ग्रीन के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि दिस इज हाउ दिस कंपनी इज डूइंग इट्स बिजनेस। अब इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं सबसे पहले। सो देखिए यहां ना आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की। और 12,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ में आप ये देख सकते हैं कि करीब 136 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, जो पहले 140, 150, 160, मतलब 173 हाईएस्ट गई थी, अभी 136 के आसपास चल रही है। बुक वैल्यू 9 है और डिविडेंड कंपनी ने दिया है 0.74%। और कंपनी डिविडेंड दे रही है 30% से ज्यादा का पे आउट है डिविडेंड का। दैट इज रियली गुड कि कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। पर इसके साथ और अच्छी बात क्या है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 51% से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 39 है, विच इज वेरी अमेजिंगली गुड। बट इट इज टू हाई टू बिलीव, आई एम टेलिंग यू वेरी अपफ्रंट कि ये थोड़ा ज्यादा है। हमें और तहकीकात करनी पड़ेगी कि भाई ये कंपनी इतना आरओई किस बेसिस पर दे रही है, ये भी तो जरा जाने। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के पास डेट 12 ही करोड़ का है और मार्केट कैप 12,000 करोड़ की है। तो ये मान करके चलिए 0.1% के आसपास का 0.1 टाइम्स इसका डेट है, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कंपनी का डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.01 है, तो डेट की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ड्रिवन कंपनीज होती, तो प्रमोटर होल्डिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैग रेशियो 1.92 के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा महंगा है। अगर पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36, अगेन ये महंगा है। ये करीब करीब मान करके चलिए कि कुछ टाइम पहले तो 40 से भी ऊपर चलता था, पर पी दोस्तों 20 के आसपास या उससे नीचे रहता है तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। कंपनी का जो पाइस की स्कोर है 4 है, जो ज्यादा अच्छा ज्यादा खराब दोनों ही नहीं है, मीडियम रेंज में है। यहां आप देखोगे कंपनी की प्राइस ने प्रॉफिट को अंडर परफॉर्म किया है, मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ा, थोड़ा स्टेबल हुआ, हल्का सा डाउन हुआ, फिर से बढ़ना शुरू किया। लेकिन प्राइस जो नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते पिछले करीब करीब साल भर से भी ज्यादा हो गया कि ये नीचे ही चल रही है, मतलब ये स्लाइड होती जा रही है, लगातार स्लाइड हो रही है। और यहां से प्राइस ने एक कहेंगे कि एक तरह से एक साइडवेज मूवमेंट लेना शुरू कर दिया है। टेक्निकल्स में अभी इसको और डिकोड करते हैं, बट ओवरऑल कंपनी की प्राइस जो है वो इसको बताती है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड, बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। हम इसे कह सकते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड है, मतलब ठीक ठाक प्राइस है इसकी। आप सस्ता महंगा अभी दोनों ही मत मानिए इसे। नेक्स्ट इसकी बात करें तो कंपटीशन में बीएसई है, सीडीएसएल है, एमसीएक्स है, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। और अब बात आती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखिए 2020 में 85 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी, सेल थी। अभी जो लेटेस्ट 115, अभी जो दिसंबर क्वार्टर गया ना, 115 करोड़ की सेल है। बहुत बड़ी नहीं है ना कंपनी, तो 115 करोड़ भी अपने आप में अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट, अब यहां आती है असली कहानी, इसमें आपको मजा आएगा भाई। 115 करोड़ रुपए कंपनी सेल्स के ला रही है, लेकिन उसमें से 87% पैसा ये कमा के रख रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट है दोस्तों। ये ब्यूटी है इस कंपनी की कि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 80% से ज्यादा है। मतलब आप बताइए कितनी ऐसी कंपनीज होगी, आप जाके देखिए डीमार्ट, इतनी जबरदस्त राधा कृष्ण दामानी जी की वंडरफुल कंपनी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 5%, 10%, 7%, 8% बस।
और यहां ये कंपनी है 12,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है जी, मार्जिन कितना आ रहा है, 80% से ज्यादा। 100 रुपए का माल बेचते हैं, 80-85 रुपए का मुनाफा कमाते हैं, ये मान के चलिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्जिन तो बहुत अच्छा है इनका। हाँ, अब मार्जिन क्या ग्रो कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि एक रेंज में चल रहा है, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। नेट प्रॉफिट देखें तो 89 करोड़ है, तो आप देख सकते हैं वही बात आ रही है कि 115 करोड़ की सेल है और उसमें से 89 करोड़ रुपए तो इन्होंने मुनाफे के कमा लिए। बिजनेस तो फायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए एनुअल रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। 60 करोड़ से शुरू हुई थी कंपनी और आज 435 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब आप मान करके चलिए 7 टाइम्स के आसपास ये पिछले कितने दिनों में, 10 साल में इन्होंने ग्रो किया है अपने सेल्स को। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 34 करोड़ से पहुंच गया करीब 329 करोड़, तो करीब करीब 8x के आसपास, 8-9x के आसपास में ये जो है प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ इज फास्टर देन द सेल्स की ग्रोथ। देखिए 10 साल में ना, अगर एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखें तो सेल्स 11% से ग्रो हुई है और मुनाफा ग्रो हुआ है 15% से। दैट मींस मुनाफा इज ग्रोइंग फास्टर देन द सेल्स। ठीक है, अब इसकी बाकी चीजों पे रिजल्ट डालें दोस्तों, तो यहां आप देख सकते हो कि FIIs ने ना इसको 2021 में 36% रखा हुआ था, मतलब 37%, मतलब एक्चुअली ये माने 36-37% के आसपास ये मेंटेन कर रहे थे। और उसके बाद में इन्होंने यहां से, यानी कि ये मार्च 2022, इससे पहले दिसंबर से ही इन्होंने इसको डाउन करना शुरू किया अपने पोर्टफोलियो को, और सितंबर 22 आते हुए यानी लगभग 1 साल के अंदर इन्होंने आधा कर दिया, और तब से अब तक ये 13-14% मेंटेन करके रखे हुए हैं। और ये आधा इसलिए कर लिया क्योंकि ये भैया पैसे का, मुनाफे का जब भी कोई मौका होता है तो छोड़ते नहीं है। तो इन्होंने देखा कि अच्छा मुनाफा बन रहा है, निकल जाओ, तो इन्होंने आधी कर ली अपनी होल्डिंग। DIIs की बात करें तो वो करीब 25-26% पे टिके हुए हैं, हल्का हल्का बीच में कम करते हैं फिर बढ़ा लेते हैं, तो 22-25% इनके पास है और 60% के आसपास पब्लिक के पास है। तो देखो यहां ध्यान से देखो, FIIs ने जो बेचा वो किसने खरीदा, पब्लिक ने खरीदा। समझ रहे हो आप, 36-34 थे और अब यहां पर ये 20 और ये 57, यानी जो FIIs ने बेचा था वो इन्होंने खरीद लिया। और इसके लिए FIIs ने बहुत दिमाग लगाया होगा, कुछ ऐसा न्यूज फैलाई होगी मार्केट के अंदर जिससे कि रिटेल कस्टमर, आपके हमारे जैसे भोले वाले लोग, वो बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार बनते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। तो उन लोगों ने ऐसे ही भ्रम फैलाया होगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और भोले वाले लोग आकर के खरीद लिए। हालांकि कंपनी में ऐसी बुराई भी नहीं है कि कुछ गलत खरीदा हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दिस इज हाउ FIIs एंड DIIs आर अटैकिंग ऑन योर माइंड। वो दिमाग पे असर डालते हैं आपके, और आप रहते हो दिल के सीधे साधे भोले वाले, जिसने जो कहा वो मान लिया। पता नहीं कितने यूट्यूबर्स आते हैं और गारंटीड रिटर्न लो ऐसे करके बोलते हैं ना, बोलते हैं, आप जैसे लोग फंस जाते हो। तो दोस्तों ऐसा मत करो, जो जेन्युइनली रिसर्च करके आपके साथ में डिटेल शेयर कर रहा है उस पर भरोसा करो, और उसके बाद अपना डिसीजन फिर भी अपना दिमाग लगा के लो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला और इमीडिएटली चले गए। अभी ऐसा भी नहीं है कि मैंने IEX पर वीडियो बनाया और आप खरीदने पहुंच जाएं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरा तो ये डिस्क्लेमर है इस पे कि दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं यहां पर। तो आप अपना डिसीजन खुद लेना सीखने की आदत डालिए दोस्तों, और क्योंकि नए वीडियोस देखते रहोगे तो सीखते भी रहोगे। चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स पे एक बार, और उससे पहले इनकी प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों IEX का जो रिसेंट जो रिजल्ट्स हैं उनकी डिटेल्स है, मैं फटाफट से शेयर करता हूं, टाइम हमारे पास कम है और वीडियो लंबा करना चाहता नहीं हूं। तो यहां देखिए कि सबसे पहले बात जो मैं आपको कह रहा था कि ये करती क्या है कंपनी, तो ये सप्लाई चेन है, जो मैं बता रहा था ना बिजनेस मॉडल, वो ऐसे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेट हुई तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो है अभी है 428 गीगावाट का पावर, और उसमें से 56% अभी कहां से आ रहा है, वो आ रहा है कोल से, और 42% जो है वो आ रहा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी से। और 2030 तक गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो चाहते हैं कि 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हो जाए, इसका रिन्यूएबल एनर्जी पावर का, मतलब सोलर, हाइड्रो वगैरह वगैरह का। तो ये जनरेशन हुआ, फिर ये ट्रांसमिशन होता है कि ये इस तरह से बड़े बड़े खंबे होते हैं, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, यानी उसके बाद ये बिजली के मीटर के थ्रू आपके घर तक पहुंचता है। ठीक है, सो ये इनकी वैल्यू चेन है। आगे हम बात करें इसके और डिटेल्स की, तो दोस्तों देखो यहां ना, यहां पर आप देख सकते हो कि ये 1 सेकंड ना, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इशू है। हाँ,
तो यहां आप देख सकते हो कि कैपेसिटी जो है कंपनी के पास में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से इनके पास में वो आ रहा है, जो आप इसको कहते हैं जो पावर है वो सारा का सारा इनके पास में कहां से आ रहा है, 220 गीगावाट ये प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, और 106 गीगावाट जो है वो आपके पास में किसका कंट्रीब्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट, और 102 गीगावाट जो है वो कनेक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी ज्यादा 50% के आसपास इनके पास में पावर सेक्टर जुड़ा हुआ है। और उसमें भी 240 गीगावाट यानी मेजर चंक थर्मल एनर्जी से आ रहा है। थर्मल एनर्जी मतलब जो कोल इंडिया, एनटीपीसी, जो कोयले से, पेट्रोल से, गैस से, इनसे बनती है, मतलब गैस का मतलब पेट्रोलियम से संबंधित ही मान लो आप, तो जो जिनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं उनसे बनने वाली एनर्जी वो करीब करीब इनके पास थर्मल एनर्जी वो आपके पास 240 गीगावाट, 50% से ज्यादा, और छोटा छोटा जो हिस्सा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है और बाकी जगह से भी आ रहा है। अभी देखिए इसके बाद में अगर आप नजर डालें तो मैं आपको जल्दी से एक इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाता हूं। ये कह रहे हैं, इनका आईएक्स का ये कहना है कि भाई साहब इंडिया में तो पावर का मार्केट शुरू ही हुआ है। आप देखिए जर्मनी में 49% पावर एक्सचेंज के थ्रू जाती है, यूके में 47%, नेदरलैंड्स 39% और इंडिया में सिर्फ 7%। तो ये कह रहे हैं कि अभी बहुत मार्केट में मार्जिन बाकी है। बाकी दोस्तों और डिटेल्स में तो बहुत लंबा समय चलेगा, लेकिन मैं आपको फटाफट से इनके नंबर्स बता दूं कि 7600 से ज्यादा इनके पास पार्टिसिपेंट्स हैं, 4800 इंडस्ट्रीज और कमर्शियल से जुड़े हुए हैं, मतलब छोटी मोटी फैक्ट्रियां जो होती है उन सब से, 1800 रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेटर जुड़े हुए हैं इनसे, जो विंड एनर्जी बनाते हैं वगैरह, 700 जनरेटर्स, 60 डिस्कॉम्स। अब डिस्कॉम्स आप जानते हो ना, जो पावर कंपनीज होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली डिस्कॉम या कोई भी नागपुर डिस्कॉम, ये तो अपन बिजली का बिल जमा कराते हैं ना, तो वो किसको जमा होता है, वो डिस्कॉम को जमा होता है। और डिस्कॉम्स क्या करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सब्सिडाइज करती है। यानी डिस्कॉम मान लीजिए टाटा पावर से, सपोज करिए टाटा पावर से किसी राजस्थान गवर्नमेंट या किसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टाटा पावर से सपोज करिए 10 रुपए पर यूनिट के अंदर बिजली खरीदी, लेकिन क्योंकि पब्लिक जो है उसको अगर महंगी बिजली मिलेगी तो फिर पॉलिटिकल सेंटिमेंट खराब हो सकता है, वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं आप तो जानते ही हो, तो क्या होगा कि जो डिस्कॉम कंपनी है ना, इनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, इनको कहती है कि ऐसा करो, इस 10 रुपए में से 5 रुपए हम तुमको देते हैं, तुम पूरी पब्लिक को 5 रुपए के हिसाब से बिजली बांटना शुरू कर दो। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है इसके लिए, सीधी बात है, इनकम टैक्स लगाओ, जीएसटी लगाओ, पैसे इकट्ठा करो और पब्लिक की जेब में वापस वही पैसा ये कह करके डाल दो कि भाई हम तो आपको सब्सिडी दे रहे हैं। सी हाउ स्मार्टली द थिंग्स आर मूविंग। एक स्मार्ट पर्सन को ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें अब आप देख सकते हो कि इनके पास में और भी बहुत सारी डिटेल्स है, मैं सारी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब हमें टेक्निकल्स भी देखने हैं, बट ओवरऑल आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स इनके हैं। इसके बाद इन्होंने रिसेंटली गैस का एक्सचेंज भी शुरू किया है। तो जो नेचुरल गैस होती है ना हमारी, जो जिससे रसोई गैस वगैरह में यूज होती है और बाकी प्लांट्स में भी, जो फैक्ट्रीज वगैरह में भी उनसे की जरूरत पड़ती है, तो वो गैस के लिए भी इन्होंने, जैसे एनर्जी के लिए था वैसे ही गैस का एक्सचेंज भी इन्होंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया है और इस बिजनेस को भी ये बढ़ाना चाहते हैं। अब दोस्तों इस बिजनेस की टेक्निकल्स पे नजर डालें, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके चैलेंजेस के बारे में बता देता हूं। और चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस सबसे पहले दोस्तों ये चैलेंज है इसका कि आज मान लीजिए कि सपोज करिए आज स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना दोस्तों, उनके मुकाबले में ये कंपनी बहुत छोटी है। तो एक तरफ टाटा पावर जैसी, अडानी अंबानी पावर जैसी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो पावर जनरेशन में हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है जो उनको कहती है, डायरेक्ट टाई अप करती है और कहती है कि ठीक है जी आपको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब इस केस में आईएक्स जो है उसके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो ये एक चैलेंज है इसके पास। मान लो कल को टाटा पावर खुद अपना एक आईएक्स बना ले, ऐसा ही कहे ठीक है जी हम बिजली देंगे और हम गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म बिजली भी दे सकते हैं या पब्लिक या प्राइवेट पार्टी को भी दे सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी कल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके इनके कंपटीशन में खड़ा हो सकता है। दूसरी कि गवर्नमेंट और जो लंबे, जो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो पावर कंपनीज है ना दोस्तों, वो आज भी लंबे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी 80% से ज्यादा जो पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। 20% से कम जो है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा थोड़ा दिनों का उस हिसाब से। तो इनके पास मार्केट की अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करती है,
क्या वो इनको मौका देगी कल को अपने पैर जमाने के लिए या फिर पावर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए? ये दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करने वाला है आने वाले टाइम में। ये देखिए बिजनेस चैलेंजेस हैं जो मैं आपको ईमानदारी से आपके सामने इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचें कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है कंपनी में। ये चैलेंजेस भी हैं और आपको एक समझदारी वाला निर्णय लेना चाहिए। और मैं आपको साफ तौर पर कहूंगा दोस्तों, एक साथ कोई बहुत बड़ा एलोकेशन करने वाली कंपनी तो ये नहीं है। आप एकदम से बहुत सारा पैसा इसमें लगा दें, ऐसी तो नहीं है आज की तारीख में। हाँ, यह है कि आप इसको कंसीडर करना चाहें तो आप एनालिसिस करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब इसकी नजर डालते हैं, हम नजर डालते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स के लिए IEX का चार्ट दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर है और जैसा आप देख रहे हो कि ये एक साइडवे मूवमेंट को दे रही है काफी टाइम से। और ये जो साइडवे मूवमेंट है ना, वो एक तरह से RSI भी मिडिल में है और जो इसका जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा स्लो है, यानी नीचे है। तो यहां पर दोस्तों एक तरह से मान करके चलिए 130 से नीचे अगर ये जाती है तो फिर आपको ये 120 के लेवल को टच करती हुई दिख सकती है। अगर देखिए यहां मेजर सपोर्ट है 135 के आसपास, ये सपोर्ट क्योंकि काफी लंबे समय का सपोर्ट है ये, अगर ये ब्रेक करके वापस जाती है तो आपको 170 तक के लेवल तक ये ग्रो कर सकती है। अब देखना ये होगा कि ये जो मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं क्या ये आपस में जाकर के क्रॉस होते हैं। अगर ये क्रॉस होते हैं, कैंडल स्टिक से नीचे क्रॉस होते हैं, फिर एक बुल रन आ सकता है इसके अंदर। तो ये दोस्तों इसके लेवल से लोअर साइड में 120, अपर साइड में 170 है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इस पे किस तरीके का एक्शन लेती है, कैसा इस पे काम करती है। दोस्तों ये शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस रखने की कोशिश की, फिर भी 20-21 मिनट तो लग ही जाते हैं। क्योंकि कोई कंपनी दोस्तों अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कम से कम आपको आधा घंटा देने की आदत तो होनी चाहिए ना। लोग तो 6-6 महीने रिसर्च करते हैं। रिसर्चर से पूछो, आप थोड़ा तो टाइम दीजिए उसमें, तभी तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। और हाँ दोस्तों, काफी दोस्तों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उनका आंसर भी कमेंट्स पे करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो क्वेश्चन जरूर पूछिए और साथ में अपने फीडबैक को भी शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ आपके भले के लिए बना रहा हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब पे करियर बनाना, मेरा मकसद नहीं है। अगर आपको कोई फायदा होता है यही मेरा मकसद है और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक हमेशा करिए, शेयर हमेशा करिए। ये दो चीजें आपको करनी ही करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी हमारी दोस्ती में कुछ कमी रह गई है, इसका मतलब। तो दोस्ती अगर पक्की है तो आपकी तरफ से भी इसका सपोर्ट मिलना जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर हर वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और हर वीडियो को हर जगह पे शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए वीडियो को लाइक करने शेयर करने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करके मुझे इतना प्यार, समर्थन और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।